बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ अरकान प्रेज़िडियम, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हर्फ़ हक़ दिल में खटकता है जो कांटे की तरह। हर्फ़ हक़ दिल में खटकता है जो कांटे की तरह। आज इजहार करें और खलिश मिट जाए। सबसे पहले जनाब आफ्ताब वैद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि एक ऐसे अच्छे मौके के ऊपर उन्होंने फ़रोग़ नज़रिया पाकिस्तान के ऊपर ये आज का ये मजलिस बुलाई है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि नज़रिया पाकिस्तान का फ़रोग़ जितना भी किया जाए, जितना भी इसका इजहार किया जाए, उतना ही कम है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो नज़रिए की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आया। आप अगर हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशंस को पढ़ें तो आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत बड़े ममालिक में बहुत बड़े रेवोल्यूशंस आए। फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, रशिया में रेवोल्यूशन आया, चाइना में रेवोल्यूशन आया, ईरान में रेवोल्यूशन आया। लेकिन आपने एक चीज़ गौर से सुनिए, पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना ये तारीख़ का वो इनकलाब है जो दुनिया में कहीं नहीं आया। टू नेशन थ्योरी कायद आज़म का जिस वक्त उन्होंने अपने आप को ये कहकर कि वो एक अलग कौम है, सब कॉन्टिनेंट में दो कौमें हैं, ये नज़रिया पेश किया और उस नज़रिए की बुनियाद के ऊपर ये क्लेम किया उन्होंने और उन्होंने बताया कि मरदमशुमारी के मुताबिक 40 करोड़ आबादी है सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया की और 40 करोड़ आबादी में 10 करोड़ मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज सब कॉन्टिनेंट को आज़ाद करके चले जाएं तो क्या 10 करोड़ मुसलमान एक माइनॉरिटी की हैसियत से सब कॉन्टिनेंट में रहेंगे? और अगर ऐसा है तो हमारे लिए तो सिर्फ चेंज ऑफ मास्टर्स है कि पहले हमारे मास्टर जो थे वो अंग्रेज थे, अब हिंदू होंगे। और वजाहत करते हुए उन्होंने बयान किया एक बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट कि एक रिलीजियस नेशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर हम एक अलहदा और होमलैंड चाहते हैं, क्योंकि हमारा नॉमेनक्लेचर, हमारे अकीदे, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन सब कुछ हिंदुओं से मुख्तलिफ है, लिहाजा हम एक अलहदा कौम हैं। और एक बात यहां बताऊं कि जो उन्होंने अलहदा होमलैंड की बात की, उसके पस मंज़र में क्या था?
उसके पस मंज़र में ये था कि इस्लाम एक नज़रिया है ऐसा कि जिसको आप एनफोर्स करेंगे नज़रिया हयात के तौर पर, और नज़रिया हयात को आप एनफोर्स नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको एक हुकूमत बनाकर उसको पूरे का पूरा आपकी ज़िंदगी पे मुहित एक ऐसा नज़रिया लेकर आएंगे जिसको एनफोर्स किया जाएगा एक स्टेट के तौर पर। यहाँ एक बात मैं कहता चलूँगा और उसके बाद मैं आगे आपके सामने कुछ इज़हार ख्याल करूँगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद 13 साल की ज़िंदगी उनकी मक्का की ज़िंदगी है, और 13 साल की ज़िंदगी में उन्होंने ना तो ऐलान जहाद किया और ना किसी को सज़ा दी। और उसके बाद आपने देखा कि 13 साल मक्का में गुजारने के बाद आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे, और मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद आपने रियासत मदीना की बुनियाद रखी। यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बयान करूँगा, और उसके बाद ताकि मैं इस नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत का एहसास आपको दिलाऊं। आपने जिस मौके पर, जिस दौर में रियासत मदीना की बुनियाद रखी, सारी दुनिया में ये 1500 साल पहले का वाक़या है। और यहाँ ये ज़हन में रख लीजिए बात कि ये जितनी यूरोपियन हिस्ट्री है, ये जितनी मगरबी हिस्ट्री है, और उनके स्कॉलर्स और उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो हम आए दिन अब वहाँ से तालीम हासिल करते हैं, और कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन हम ये समझते हैं कि तमाम एनलाइटेंड आइडियाज़ जो हैं, ये तमाम एनलाइटेंड आइडियाज़ जो हैं, ये हमें वेस्टर्न स्कॉलर्स से और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से मिले हैं। और उन एनलाइटेंड आइडियाज़ के अंदर रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हमें यहाँ से ही मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, ये सारे के सारे जो हैं, ये नए आइडियाज़ जो हैं, ये हमें वेस्टर्न सोसाइटी और वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ और वेस्टर्न स्कॉलर्स से मिले। अब आप चले जाइए, अब यहाँ पे ये बात ज़हन में रखिए कि मगरबी हिस्ट्री को, अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ें तो वह कहते हैं कि 15वीं सदी से पहले का जो पहले की हिस्ट्री है, वो पीरियड हमारा डार्क एजिस है। वो खुद उससे 15वीं सदी से पहले के पीरियड को कहते हैं कि ये डार्क एजिस हैं। और मैं आपको 1500 साल पीछे लेके जा रहा हूं। 1500 साल पीछे जब रियासत मदीना की बुनियाद रखी गई, सारी दुनिया में एक ही निज़ाम था, और वो निज़ाम बादशाहत का निज़ाम था। जिसने जितना इलाका फतह कर लिया, उस इलाके का बादशाह, और उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ उस इलाके का कानून। लेकिन बादशाह की एक और डिस्टिंक्शन भी थी कि उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ वहां का कानून, लेकिन वो खुद उस कानून का पाबंद नहीं है। ये था बादशाह। अब उस दौर में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके वहां पहुंचे, अल्लाह के नबी थे, चाहते तो बादशाह बन जाते, क्योंकि कुरान शरीफ को पढ़ें तो उससे पहले हज़रत दाऊद को हज़रत
सुलेमान को भी बादशाह बनाया था अल्लाह ने, क्योंकि उस वक्त भी यही निज़ाम था। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो काम लेना था, क्योंकि इनके बाद तो निज़ाम नबूवत का ख़त्म हो जाना था। और अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसा ख़िताब भी दिया था जो इससे पहले किसी नबी को नहीं मिला। वो ख़िताब था रहमतुल लिल आलमीन का, कि तमाम आलमीन के लिए रहमत, कि जो निज़ाम, जो बात वो कर जाएंगे, जो किरदार दुनिया के सामने उनका आएगा, और जिसने उस किरदार को, उन इरशादात को अपना लिया, वो कौमें तरक्की कर जाएंगी और आगे बढ़ जाएंगी। और अब मैं यहाँ पे ये बताऊँ आपको, यही वजह थी कि उन्होंने वो निज़ाम देना था कि जो सारी रहती दुनिया तक कायम रहेगा, और हर दौर में उसको एक ये समझा जाएगा कि ये एक आइडियल निज़ाम है। ऐसा निज़ाम ना कभी आया ना कभी आएगा। हम सब कोशिश करेंगे, और कोशिश के बावजूद हम उनके दिए हुए निज़ाम, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जैसे जिस तरीके से उसको नाफिज किया था, उसके करीब तर होने की कोशिश करेंगे। तो जनाब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो निज़ाम दिया वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर उसकी बुनियाद थी। उस वक्त 1500 साल पहले बादशाह नहीं बने, अल्लाह का दिया हुआ कानून नाफिज कर दिया, और हर शख्स अमीरुल मोमिनीन से लेके एक ऑर्डनरी बद्दू तक कानून के ताबे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये वो निज़ाम था, ये वो तसव्वुर था रूल ऑफ लॉ का, जो रियासत मदीना से निकला और यही सारी दुनिया में आज छा गया। 1500 साल के बाद दुनिया में एक और इनकलाब आया पाकिस्तान की शक्ल के अंदर, और रेप्लिका है, इसको हम कह सकते हैं कि ये रियासत मदीना का रेप्लिका। और रियासत मदीना का रेप्लिका होने की हैसियत से इसकी बुनियाद रूल ऑफ लॉ पे, और इसकी बुनियाद इस्लाम पर। प्रियम्बल, जिसको अब आपने करारदाद मकासिद को आर्टिकल 2A, जिसके ऊपर बड़ी अच्छी अभी रोशनी डाली गई, रियासत मदीना की बुनियाद पर जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आता है, और आर्टिकल 2A अब पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है, तो प्रियम्बल क्या है हमारे आइन का? हमारे आइन का प्रियम्बल इसलिए है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यहां पे मैं आपको ये एक बात बताऊं कि ये स्ट्रगल जो 1940 के लाहौर के रेजोल्यूशन के बाद, करारदाद पाकिस्तान के पास होने के बाद, ये जो स्ट्रगल कायद-ए-आज़म के क़यादत में शुरू हुई, और 7 साल के कलील अरसे के अंदर आपने एक ऐसी ममलकत पैदा कर दी बफज़ल खुदा कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। और यहाँ मैं एक बात बताऊँ, वो चीज़ जो बुनियाद बनी पाकिस्तान के बनाने के ऊपर, उसको आज भी कायम रखना ज़रूरी है। मैं इसकी अहमियत के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ।
देखिए, जब पाकिस्तान बना तो बंगाल एक सूबा था और ये हिस्सा जो आज पाकिस्तान है, जो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान था, यहां उस वक्त भी 4 नेशनैलिटीज थी उस टाइम पर भी। ये 4 नेशनैलिटीज वहां उस वक्त भी यहां पे पंजाबी थे, सिंधी थे, बलोची थे, पठान थे, 4 सूबे थे। लेकिन जब करारदाद लाहौर करारदाद पाकिस्तान की करारदाद पास होती है तो आप देखिए यकलख्त 4 कौमियतें खत्म हो जाती हैं और एक कौम बन जाती है। और एक कौम का एक ही नारा, पाकिस्तान लेकर रहेंगे, बन के रहेगा पाकिस्तान। और आपने देखा कि 4 नेशनलिटीज ट्रांसफॉर्म इनटू 1 नेशन, और नेशन नाउ बिकेम in search of a piece of land to become a state। और दुनिया ने फिर देखा कि कितने कलील अरसे के अंदर एक नेशन स्टेट पाकिस्तान की शक्ल में मार्ज़ वजूद में आई। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप पाकिस्तान को कायम रखेंगे जब तक ये नजरिया कायम रहेगा। ज़हन में रखिए एक बात, ये नजरिया कायम है तो दुनिया में पाकिस्तान इनविंसिबल, कोई दुनिया की ताकत इसको खत्म नहीं कर सकती। और शोमिया किस्मत अगर ये नजरिया खत्म कर दिया हमने और आपने मिलके, और यहां सेकुलर पाकिस्तान की, जो सेकुलर पाकिस्तान की बात करते हैं, वो लेके आगे आ गए, तो ये याद रखिएगा बगैर जंग लड़े पाकिस्तान जो है वो खत्म हो जाएगा, अल्लाह ना करे। उसकी वजह यह है कि आपने सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया से एक पीस ऑफ लैंड लेकर उसके ऊपर पाकिस्तान को कायम किया नजरिए की बुनियाद के ऊपर। लिहाजा नजरिए को कायम रखेंगे तो कौम कायम रहेगी। लेकिन क्योंकि नजरिया हमने इस हद तक भुला दिया कि आप भी महसूस करेंगे और हम भी महसूस करते हैं आज कि एक वो दौर था, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 nationalities transformed into nation and nation was in search of piece of land to become a state। लेकिन आज वो दौर है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज इन सर्च ऑफ नेशन, कि वो नेशन का आंख हो गई। उस नेशन को जिंदा करना है आपने और हमने, ये बहुत बड़ा काम है आज। सूबे अपनी जगह, उनकी अहमियत अपनी जगह, उनकी नेशनलिटीज अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तानी कौम का जिंदा होना, कायम रहना, यह सबसे बड़ी अहमियत है वक्त की, और इसको कायम रखना है। और आप ये याद रखिएगा, सारी दुनिया आज आपकी मुखालिफ है, इसलिए कि ये नजरियाती मुमलकत किसी को एक आंख नहीं भाती। हर एक को पता है कि नजरियाती मुमलकत पाकिस्तान की जूं ही इकॉनमी और मजबूत हो गई तो ये नजरिया इस तेजी से एक्सपोर्ट होगा दूसरे मुसलमान ममालिक में और सारी दुनिया में।
और इसके एक्सपोर्ट होने से एक इतनी बड़ी सल्तनत मारज़ वजूद में आएगी, एक इतनी बड़ी कम्युनिटी, एक इतनी बड़ी यूनियन ऑफ स्टेट्स मारज़ वजूद में आएगी कि जो यूएनओ, जो मुनाफकत की बुनियाद के ऊपर और आज दुनिया में अमेरिकन मिस्ट्रेस के तौर के ऊपर पहचानी जाती है, वो लरसती हुई नजर आएगी। ये आपने देखा कि OIC, इनकी क्या अहमियत है कि ये डिक्टेशन लेते हैं, हमें इसको ख़त्म करना है और हमें नज़रिए की बुनियाद बनाना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि नज़रिए को कायम रखने के लिए एक ऐसी नज़रियाती मुमलिकत को मार्ज़ वजूद में जैसे हम ले आए, लेकिन इसको परवान चढ़ाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस आज भी हमारी ज़रूरत है और ये कल भी हमारी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने भी इरशाद फरमाया है कुरान शरीफ में कि आप अपनी अस्करी कुव्वत को कायम रखो और बढ़ाते रहो ताकि तुम्हारे दुश्मन के ऊपर तुम्हारी हैबत तारी रहे। आपने देख लिया हमारे मुस्लिम ममालिक को, सऊदी अरेबिया को और दूसरे ममालिक को, कितनी दौलत है उनके पास, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। लेकिन फौज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज मजबूरी के हाथों अमेरिका जो उनसे चाहता है मनवा लेता है। आज अमेरिका ने कहा कि तुम अब यहाँ पे जो है वो नाइट क्लब और डांस गाने और ये सिलसिले शुरू कर दो, और उन्होंने वो शुरू कर दिया। तो जनाब, पाकिस्तान ने अगर दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी है और दूसरी मिसाल ताकत की बुनियाद के ऊपर बनेगी कि एक ऐसा मुल्क, यह अल्लाह की बहुत बड़ी देन है, एक ऐसा मुल्क जो एक किसी ज़माने में एक क्वालिटी की एक सिंपल एक सुई नहीं बना सकता था, उसने इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हासिल कर ली कि आज हम न्यूक्लियर पावर हैं। आज कोई दुनिया की ताकत जो है वो मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता। लेकिन याद रखिए, हिंदुस्तान जितना पाकिस्तान का जानी दुश्मन है, और वो आप देखते हैं कि वो वक्तन किसी न किसी तरीके के साथ आपकी ताकत को टेस्ट करता रहता है। 27 फरवरी 2019 का वाकया हम सब के सामने है। इससे पहले भी बहुत वाकयात हो चुके हैं, लेकिन हर दफ़ा उसको मुंह की खानी पड़ती है, इसलिए कि हम अपनी मुसल्लह अफवाज की कैपेबिलिटी, उनकी ट्रेनिंग, उनके वॉर इक्विपमेंट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए हमें। ये जहन में रखिएगा। ये एक सोच, मैं ये बात आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि ये एक सोची समझी एक बहुत बड़ी स्कीम के तहत एक प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तानी फौज को बुरा कहो कि जनाब फौज खा गई, सारा बजट लूट के खा गई, और जनाब हमारे बच्चे जो हैं भूखे मरते हैं। बच्चे भूखे जो हैं वो फौज के बजट से नहीं मरते, बच्चे भूखे मरते हैं कि हमारे अकाबरीन, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जब पब्लिक ऑफिस होल्डर बनते हैं तो वो नेशनल एक्सचेकर के ऊपर डाके मारते हैं, और वो पैसा जो हमारे गरीब अवाम, ये गरीब कौम टैक्स की शक्ल में नेशनल एक्सचेकर में भेजती है, उस पैसे से जिस वक्त ये हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप बिला दरेग इसका ना सिर्फ खर्च करते हैं बल्कि इसको मिस अप्रोप्रिएट करते हैं और अपने ज़ाती तसर्रुफ में ले आते हैं।
ये खतरा है पाकिस्तान को, जिसकी एक मिसाल आपको मैं यहां पे जरूर दूंगा। 2015 की बात है। नेशनल बजट के मौके के ऊपर फ्लोर ऑफ हाउस पे नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर खजाना ने फरमाया कि द पॉवर्टी लाइन इन पाकिस्तान हैज गॉन अप टू 42.3%। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई 9.5 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रही है। आपको पता कि बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी क्या है? मैं आपको चंद अल्फाज में ये बताना चाहता हूं। नंबर 1, रहने के लिए कोई शेल्टर नहीं, पेट भर के खाना नहीं खा सकते, इतना कपड़ा नहीं है कि अपना और अपने फैमिली का जिस्म ढांक सकें। किसी बच्चे ने किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल की शक्ल नहीं देखी और किसी फैमिली ने किसी डिस्पेंसरी या किसी हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी। ये बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी है, किसी जानवर से भी बदतर जिंदगी। लेकिन आप जानिए कि इस हालत में ये लोग टैक्स देते हैं, क्योंकि जाके जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं बाजार से तो वो इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है उनको, और वो टैक्स का पैसा आपके नेशनल एक्सचेकर में जाता है और उस पैसे से 2015 में आपके प्राइम मिनिस्टर साहब नेशनल उसका यूएनओ का एनुअल सेशन जो है उसको अटेंड करने के लिए न्यूयॉर्क जाते हैं। और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात बता रहा हूं, मैं अपने पास से नहीं बात कर रहा। $9,500 पर डे के ऊपर अपने लिए कमरा लेते हैं और 100 आदमी साथ ले गए हैं। उनका खर्च और अपना खर्च अंदाज़ा लगा लीजिए। और ये खर्च जो है ये किन लोगों की आमदन के साथ नेशनल एक्सचेकर में आया, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो जनाब, आप पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हुई है तो ऐसे हुई है। ये तो खर्च की बात बताई है, अभी तो मैंने वो डाके की बात नहीं बताई है कि किस तरह से ये लोग जो हैं किस तरह से नेशनल एक्सचेकर को अपना ज़ाती खजाना समझ के खर्च करते हैं और अपने अकाउंट्स में ले जाते हैं ये पैसे। तो जनाब, मेरी एक गुजारिश ये है आपके सामने कि जिस मुनाफकत के साथ हम लोग यहां पर अपने आप को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहते हैं, और जिनके लिए मैंने पहले कहा कि अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन का खिताब दिया उनको, हमने उम्मती कहा लेकिन मुनाफकत के साथ, इसलिए कि ना तो उनके जो इरशाद है, जो कुछ उन्होंने कहा, जो उनकी सुन्नत है, ना तो हमने उसको पर अमल किया, क्योंकि उनको लेके आगे चलते। उनकी डिस्टिंक्शन क्या थी, ये खिताब अल्लाह ने उनको क्यों दिया था? इसलिए कि उनकी ज़ात में 2 ऐसी खसूसियात थी जो किसी की ज़ात में नहीं थी कभी। और वो क्या थी कि नबूवत का दावा करने से पहले 40 साल की ज़िंदगी तक एक क्लोज सोसाइटी में हर एक ने यह गवाही दी कि ये शख्स सादिक है, इसने कभी झूठ नहीं बोला, ये शख्स अमीन है कि अमानत में खयानत नहीं की कभी,
आप देखिए, हमने मुनाफकत से उनके उम्मती होने के बावजूद उनकी इन बातों को अपनी ज़िंदगी का और अपनी सोशल लाइफ का हिस्सा नहीं बनाया, और उसके नुकसानात हम हर वक्त देखते हैं और महसूस करते हैं। जिन कौमों ने कि जो उनके उम्मती नहीं हैं, अपने आप को समझते, जो उनको नबी नहीं मानते, लेकिन उन्होंने उनकी इन सुन्नत के ऊपर, इन बातों के ऊपर अमल किया, आज दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमी है कि वो अपने कारोबार के अंदर ऑनेस्ट हैं, और जब कभी उनके पब्लिक ऑफिस होल्डर बन जाते हैं तो कभी उन्होंने खजाने में से, कौम के खजाने में से एक धेले की मिस अप्रोप्रिएशन नहीं करते। ये वो खुसूसियात जिन्होंने अपना ली वो तरक्की कर गए। मैं आज आपके सामने ये बातें एक दुखे दिल के साथ कर रहा हूं कि खुदारा आपने और हमने आज ये अहद भी करना है यहां पर कि हम अगर उनके उम्मती हैं, अगर पाकिस्तान एक नजरियाती ममलिकत है जिसकी बुनियाद इस्लाम है, और किरदार जो हमें बेसत रसूल की शक्ल में हमारे सामने है, अगर हमने उसको लेके आगे चलना है तो खुदारा मुनाफकत की इस जिंदगी से बाहर निकल जाएं और बिल्कुल तहे दिल से ये फैसला करें। ये काम बहुत मुश्किल है। हमें मुखालफत, बहुत सारे लोगों की मुखालफत जो है हमारे सामने आएगी, बहुत सारे फिरकों की मुखालफत हमारे सामने आएगी। वो सरमायादार सबसे ज़्यादा हमारे सामने जो मुखालिफ बन के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक बात याद रखिएगा कि सरमायादार का कोई दीन मजहब नहीं होता। ये बात बिल्कुल अपने ज़हन में कन्विंस हो जाइए। देखिए, सरमायादार कि जहां मॉनेटरी इंटरेस्ट होते हैं, दुनिया के जिस कोने में उसका मॉनेटरी इंटरेस्ट होगा, सिर्फ वही उसका मुल्क है, वहां ही उसी की वो कौमियत है, वही उसका अकीदा है और वही उसका मजहब है। इसी वजह से आप देखिए कि विजडम जो है, वो कहते हैं कि जो पुराने जो ग्रीक फिलोसोफर थे उनकी विजडम देखिए, 2500 साल पहले सोक्रेटिस ने और उसके बाद प्लेटो ने यह कहा था कि अ किंग शुड बी अ फिलोसोफर, कि अगर आपने सरमायादार को बादशाह बना दिया तो वो अपने सरमायों को, अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वो पॉलिटिकल पावर हासिल करेगा और अवाम उसके मतमाय नज़र नहीं होंगे, सरमाया मतमाय नज़र होगा। इसलिए एक किंग शुड बी अ फिलोसोफर। हमने सरमायादारों को जब हुकूमत संभालनी उनके हाथ में दे दी तो जो नुकसानात आपने देख लिए, आज हम निपट रहे हैं उससे, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें वो जोश और जज्बा और ताकत देगा कि हम आप मिलके इंशाअल्लाह इस क्राइसिस से बाहर निकलेंगे। लेकिन हमें ये तहैया करना होगा कि आइंदा कोई सरमायादार इस मुल्क का वारी और वारिस नहीं बनेगा। ये फैसला करना होगा हमें। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे अलामा ने कहा कि अलामा का वो शेर है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जोश और जज्बे, हमने अक्ल फहम और जोश और जज्बे के इसका एक इम्तजाज है, उसका इस्तेमाल करना है तो यहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि जब तक जुनूनी कैफियत हम में नहीं होगी, जब तक जोश और जज्बा हम अक्ल फहम का उसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे,
तो हम में वो क़ुव्वत, वो तवानाई पैदा नहीं होगी कि तमाम इन फोर्सेस को ज़ेर कर सकें। कि जैसे अल्लामा ने कहा कि ज़माना अक्ल को समझा हुआ है मशअल राह, किसे खबर के जनूबी है साहिबी अदराक। और यही वजह है कि अल्लामा ने एक जगह और भी कहा कि हुए मदफूने दरिया ज़ेरे दरिया तैरने वाले, हुए मदफूने दरिया ज़ेरे दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गौहर निकले। तो आज हमने और आपने मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार करना है। नजरिया पाकिस्तान हमारी बुनियाद है और इस नजरिए के लिए हमारी जिंदगी दांव पे लगती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जिंदगी तो जैसे गालिब ने कहा था कि ये जान दी हुई, ये दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो जनाब ये जान आज भी जानी है, कल भी जानी है। हम और आप अगर ये तहैया करेंगे कि हम और आप अपनी अगली नस्ल की एक खूबसूरत सुबह के लिए अपनी जान और अपने खून की कुर्बानी देने को तैयार हैं, तो वो खूबसूरत सुबह जरूर नमूदार होगी और हमारी आइंदा की नस्ल जो है वो एक सुख का सांस लेती हुई नजर आएगी हमें। और हम इस दुनिया से जाएंगे तो एक सुख के साथ, एक इस सुख के आखिरी सांसों के साथ जाएंगे कि हमने अपनी नस्ल के लिए एक ऐसा खूबसूरत पाकिस्तान दिया है, एक ऐसा खूबसूरत ये होमलैंड दिया है कि जिसकी बुनियाद एक ऐसे नज़रिए पे है कि नज़रिया कभी ख़त्म नहीं होता। ये याद रखिएगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, हर चीज़ फ़ानी है, लेकिन नज़रिए की कभी मौत नहीं होती, नज़रिया कभी ख़त्म नहीं होता। और हम अपनी जान दे के भी इस नज़रिए को कायम रखेंगे और ये नज़रिया पाकिस्तान है, हमारी जान भी हाजिर इस नज़रिए के लिए। तो जनाब अली, आखिर में अपनी नौजवान नस्ल के लिए एक बात तो ये कि ये जो परेशानी का आज हम दौर जिससे गुजर रहे हैं कि नज़रिया पाकिस्तान अपने बच्चों के कोर्सेज के अंदर हम नहीं, उनको पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद चाहिए था कि हमारे कोर्सेज के बाकायदा हिस्सा होता। हमारी नौजवान नस्ल जो उस पहली जमात के बच्चे स्टूडेंट से लेकर आखिर तक जब पढ़ते और दर्जा ब दर्जा उनको पता लगता है कि ये नज़रिया क्या है, तो ये हमारे साथ साथ तक़वियत पाता और मजबूत होता। लेकिन आज भी वक्त है कि हम अपने कोर्सेज में इसको शामिल करेंगे और हमेशा ज़िंदा रखेंगे और इसको आगे से आगे इसकी तरवीज की जाएगी, इसको बढ़ाया जाएगा। और इसी तरह से एक जहाँ ये मुल्क है वहाँ ये नज़रिया है, जैसे मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। और एक आपको बात बताऊं कि यहाँ पर ये इतनी अहम चीज़ है निज़ाम तालीम। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रही थी और जापान पे 2 एटम बम मारे गए, तो एक जापान के समुद्री जहाज़ के ऊपर अमेरिका के समुद्री जहाज़ पे उसका अमेरिका का रिप्रेजेंट कर रहा था जो एक जर्नल था, और जापान के जो उस वक्त के किंग थे हिरोहितो, वो उस जहाज़ पे आके डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर को साइन किया था उन्होंने। लेकिन साइन करते वक्त जापान के किंग ने अमेरिकन जनरल से कहा कि जनरल, आई विल साइन दिस डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर विद वन कंडीशन। उसने कहा क्या कंडीशन है आपकी?
उसने कहा कंडीशन है कि यू विल नॉट इंटरफेयर इनटू आवर एजुकेशन सिस्टम। उसने कहा मंजूर। और आपने देखा कि जापान 2 एटम बम के लगने के बावजूद आज दुनिया की किस कदर तरक्की याफ्ता और सिविलाइज कौम है जापान। तो एजुकेशन सिस्टम इतना अहम है। तो यही है, हमने भी इस बात को लेकर आगे चलना है। तो मैं आखिर में एक शेर के साथ जो मैं अपनी नौजवान नस्ल को देना चाहता हूं थोड़ी सी तब्दीली के साथ, और वो ये है कि अपने हाथों में लिए शमाए यकीन आओगे, अपने हाथों में लिए शमाए यकीन आओगे, अब पैगंबर नहीं आएंगे तुम ही आओगे।